नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा तशवीश का बाइस बनी हुई है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उस खबर का ताल्लुक़ है फ़लस्तीन से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि इसराइल ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा है। गज़ा पर इसराइल ने अपनी दरिंदगी में शिद्दत पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर इसराइली फोर्सेस ने गज़ा सिटी के नसीरत को निशाना बनाया है, जबकि गज़ा के जनूबी रफ़ा और जबालिया में सड़कों पर इसराइली फोर्सेस और मुजाहिदीन के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई के दरमियान दहशतज़दा फ़लस्तीनी वहाँ से अपनी जानें बचाकर निकल रहे हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मकबूजा मगरबी किनारा के जनीन में इसराइल के 2 रोज़ा धावों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फोर्सेस के हमलों से बचने के लिए रफ़ा से 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी फ़रार होने पर मजबूर हो गए, जबकि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने के ऐलान पर इसराइल बरहम हो गया है और उसने गज़ा पर हमलों और मकबूजा मगरबी किनारा में नाजायज़ व गैर क़ानूनी यहूदी बस्तियाँ तामीर करने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें अब तक 35,709 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। शोधा और ज़ख्मियों में बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। सारी दुनिया उसे इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम को नस्ल कुशी मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक मगरबी किनारा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल ने क्रैकडाउन में शिद्दत पैदा कर दी है और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये भी कहा जाता है कि रातों में धावे किए जाते हैं और इन धावों के बाद फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो जाता है। बहरहाल इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारा में गुज़िश्ता रात से 18 फ़लस्तीनियों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया। फ़लस्तीनियन प्रिजनर सोसाइटी के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक मकबूजा मगरबी किनारा से 8,840 फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। वहां 7 अक्टूबर से ताहाल 117 बच्चे शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे OCHA के मुताबिक मगरबी किनारा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फोर्सेस और यहूदी आबादकारों के हमलों में 500 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। शोधा में 117 बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एक मुस्बत तब्दीली ये हुई कि कोलंबिया के सदर ने फ़लस्तीन में अपने मुल्क का सिफारतखाना खोलने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि कोलंबिया के सदर ने पहले ही इसराइल से अपने मुल्क के सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ता कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये बताया गया है कि कोलंबियाई सदर ने अपने ब्यूरोक्रेट्स को रमला में कोलंबियाई सिफारतखाना खोलने का हुक्म दिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल ही फ़लस्तीनी सफ़ीर रऊफ़ अल मालिकी को इस बारे में आगाह किया था। कोलंबिया के सदर ने इसराइली कार्रवाइयों को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार देते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मुमलिकत सऊदी अरब। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हज मौसम है और हज के मौसम के मौके पर लाखों की तादाद में हर रोज़ आज़मीन सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। इसी दौरान खबर मिली है कि मुमलिकत सऊदी अरब में हुकाम ने हर किस्म के विज़िट वीज़ों पर मक्के मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और आज से सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफराद ही मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। इस ज़िमन में सऊदी वज़ारत दाखिला का एक बयान मंजर आम पर आया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ये हिदायत दी है कि मक्का मुकर्रमा में जो लोग विज़िट वीज़ा पर हैं वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुमलिकत सऊदी अरब में आज़मीन की कसीर तादाद जमा होती है और ऐसे में जो गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्यों का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। सऊदी अरब की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐसे लोगों को ख़बरदार किया है और कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी और बिला इजाज़त हज करने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी आयद किया जाएगा।
नाज़रीन, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसमें बताया जा रहा है कि थाना में वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, जबकि 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। थाना के दुम्बी वाली इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आए धमाका और आतिशबाज़ी के वाक़े में 4 अफराद हलाक और 25 ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या आज एक केमिकल फैक्ट्री में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक MIDC फ़ेज़ 2 में वाक़ केमिकल फैक्ट्री के अंदर मौजूद एक बॉयलर धमाके से फट पड़ा और देखते ही देखते आग भड़क उठी, जिसमें 4 अफराद हलाक और 25 ज़ख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया गया है कि फैक्ट्री में 3 धमाके हुए। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस का एक बयान मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कम से कम 8 अफराद को बचा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका डोंबिवली की अमूदन केमिकल फैक्ट्री में हुआ। NDRF और TDRF की टीमों और फायर ब्रिगेड्स की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। आग बुझाने के लिए 15 फायर इंजन्स मसरूफ़ हैं। बताया जाता है कि दोपहर 1:40 को ये वाक़या पेश आया और आग ने दीगर 2 इमारतों बशमुल एक कार शोरूम को अपनी लिपेट में ले लिया। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में 2 जून को यूम तासीस मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि इस तकरीब के लिए ख़ास तौर पर सोनिया गांधी को मदऊ किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के हाथों तेलंगाना के तराने की रस्म इजराई अंजाम पाएगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि 2 जून को यूम तासीस तेलंगाना बड़े तुज़्क व एहतशाम के साथ मनाया जाएगा और इस मौके पर जया जया है तेलंगाना जैसा तराना रिलीज़ किया जाएगा। एंडेश्री ने ये तराना लिखा है, जबकि म्यूज़िक MM कीरामनी ने दी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसे ही रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सोनिया गांधी को बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया है, मरकज़ी वज़ीर सयाहत और BJP लीडर किशन रेड्डी ने उस पर तनकीद की है। उन्होंने जवाब तलब किया है कि आखिर सोनिया गांधी को इन तकारीब में क्यों मदऊ किया गया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक मोबाइल्स का सामान है, मोबाइल फ़ोन्स के सरखे की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और हैदराबाद में आपको बता दूं कि जहाँ तक मोबाइल फ़ोन के सरखे की वारदातों का सवाल है, अगरचे इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन तेलंगाना CID ने आपको बता दें कि 30,000 से ज़ायद मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी की है या उन्हें बरामद किया है या दस्तियाब किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इससे आवाम ने एक राहत की सांस ली है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक मसरूक़ा मोबाइल्स की रिकवरी का सवाल है या बाजियाबी का सवाल है, तेलंगाना को सारे मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि कर्नाटक नंबर 1 पोजीशन पर है, जहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस ने या निफाज कानून की एजेंसियों ने 35,945 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तेलंगाना की CID ने 30,049 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करते हुए एक तारीख बनाई है। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र की पुलिस ने 15,426 और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने 7,383 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करके कारनामा अंजाम दिया है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम आईना के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को हकीकत का आईना दिखाते हैं और ऐसे तंजीमों को, ऐसी जमातों को, ऐसे हुकूमत को ये हकीकत याद दिलाते हैं कि तुम कुछ नहीं है बल्कि आवाम ही अहम किरदार अदा करती है जमहूरियत में। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक रियासत तेलंगाना में BJP का सवाल है, ऐसा लगता है कि BJP दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि जहाँ तक BJP का सवाल है, आपने देखा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में BJP का जो मुजाहरा रहा, परफॉर्मेंस रहा, वो गैर मामूली रहा है। और उसके बाद आपको बता दूं कि उससे पहले के जो 2019 के आम इंतखाबात हुए थे, रियासत की जुमला 17 पार्लिमानी नशस्तों में से उस वक्त की हुक्मरान BRS ने 9 और कांग्रेस ने 3 और जबकि BJP ने 4 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल की थी और एक हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिली थी। जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद के बारे में कहा जाता
जाता है कि यहाँ पर अवैसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बीजेपी की, और आपको बता दूं कि बीजेपी ने असेंबली इलेक्शंस 2018 में 7% वोट हासिल किए थे और उसका सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था। फिर आपने देखा कि 2023 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो डबल हो जाता है, यानी 13.9% हो जाता है और उसकी नशस्तों में भी इजाफा हो जाता है। 8 हलकों में वो कामयाबी हासिल करती है। इसका मतलब बीजेपी रियासत तेलंगाना में मजबूत होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि असेंबली इंतखाबात में जो वोट शेयर 7% हुआ करता था वो 2023 के असेंबली इलेक्शंस में बढ़कर 13.9% हो गया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में, जबकि ये समझा जा रहा था कि बीजेपी का मुजाहरा इंतहाई नाकिस रहेगा, उसने 20% वोट शेयर हासिल किया और फिर उसके 4 उम्मीदवार कामयाब है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि जहाँ तक जनूबी रियासतों का सवाल है, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जनूबी रियासतों में बीजेपी का कोई असर नहीं है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा लगता है कि बीजेपी का असर बढ़ता जा रहा है। अब खुद कांग्रेसी कायदीन ये कहने लगे हैं कि तेलंगाना में इस मरतबा जो पार्लिमानी इंतखाबात में रायदही हुई है उसमें बीजेपी को कम से कम 6 हलकों में कामयाबी हासिल होगी। और ये ऐसा ऐलान है, मैं समझता हूँ कि खुद कांग्रेसी कायदीन अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेसी हलकों में भी एक अजीब गरीब कैफियत पैदा हो गई होगी। और ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अब बीआरएस का रियासत में कोई मुकाम बाकी नहीं रहेगा अगर बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है तो। क्योंकि आपको बता दूं कि बीआरएस के बारे में खुद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी जो रियासती वजीर हैं उन्होंने कह दिया है कि 5 जून के बाद इसका चैप्टर बंद हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ऐसा लगता है कि बीआरएस के जो मुकाम है, बीआरएस की जो जगह है वो बीजेपी ले रही है। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक असेंबली इंतखाबात होते हैं या पार्लिमानी इंतखाबात होते हैं, इनका वोटिंग पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात दोनों में उसका जो वोटिंग पैटर्न है, यानी उनके जो हामी हैं, उनका वोटिंग पैटर्न सेम है। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 1 नशिस्त मिली थी और फिर आप देखेंगे कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो और उनका जो वोट शेयर था वो भी 20% हो गया था। और अगर बीजेपी इसी तरह कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी तो आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में बीजेपी मज़ीद मुस्तहकम होती है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो फ़िरक़ावाराना एजेंडा है वो भी ज़िम्मेदार हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने बहुत गैर मामूली मुजाहरा किया और आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 119 असेंबली हलकों में से 45 में बीजेपी के वोट शेयर में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और उनमें से 12 जो हलके थे उसमें बीजेपी ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। और एक बात ये कही जा सकती है कि रियासत के 33 अजला में बीजेपी का वोट शेयर यकीनन बड़ा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं, बोधन में 19.52% वोट शेयर बीजेपी का रहा। इसी तरह जगतियाल में 23.89% रहा, मंचिरियाल में 20.69% रहा। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में मधोल में आप देखेंगे कि पहले जो था 2018 के इंतखाबात में उसका वोट परसेंटेज था 19.86, लेकिन 2023 के असेंबली इंतखाबात में उसका वोट परसेंटेज बढ़कर 48.59% हो गया। आरमूर में 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 13.96% वोट हासिल किए थे और 2023 के असेंबली इंतखाबात में उसका वोट शेयर बढ़कर 44.9% हो गया। कामारेड्डी में 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 9.52% वोट हासिल किए थे और वो बढ़कर अब क्या है 31.09% हो गया। निज़ामाबाद अर्बन 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को 15.99% वोट हासिल हुए थे, लेकिन आप देखेंगे कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में उसका वोट शेयर बढ़कर 40.82% हो गया। बालकुंडा में आप बता दूं 2.0% वोट बीजेपी ने हासिल किए थे, लेकिन अब की मरतबा उसने 17.3% वोट हासिल किए और बोधन में जो 5.31% वोट हासिल किए थे, अब की मरतबा उसने 9.52% वोट हासिल किए।
تو ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی جے پی کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر سیکولر عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے اگر فرقہ پرستوں کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ روک سکتے ہیں اور بی جے پی کو بھی ریاست تلنگانہ میں روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔